ये मॉडर्न वॉरफेयर का ज़माना है, हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना है, जिसमें सिर्फ फौजी नहीं लड़ते बल्कि अब सिविलियंस का किरदार भी बढ़ चुका है साइबर सिक्योरिटी और मीडिया वॉरफेयर को मद्देनज़र रखते हुए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की कुछ मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स। पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ का इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बयान सामने आया है। Pakistan Air Force recognized the rapidly changing character of war, making it challenging for the conventional forces to cope up with the new dictates of modern warfare parameters. Accordingly, we realigned our operational doctrine, concept and strategy. इसके अलावा कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज देखेंगे हम आर्मी की, चाइना की आर्मी के साथ, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स को उसमें एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा ओवरऑल वॉरफेयर स्ट्रेटजीज में जो तब्दीली आ रही है पूरी दुनिया में, जिसको हमने इस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, उसको लिंक करेंगे एंड पे इन सारी डेवलपमेंट्स के साथ। पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू पीएफ की एक पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे। पीएफ अकेडमी असगर खान जो कि रिसालपुर में है, केपी के नौशहरा डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है, और उन्होंने कहा कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर इमर्ज हुआ है इस रीजन में। Ladies and gentlemen, in the wake of Marka Haq, Pakistan has successfully emerged as a net regional stabilizer in this part of the world. उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेटजीज जिन्होंने भारत को डिटर करने में अपना किरदार अदा किया, जिनको हम अपनी बहुत सी वीडियोस में ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं, लेकिन अब ये चीज़ें उन्होंने खुद कही हैं। जो डेवलपमेंट्स हम मई में कवर कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ के मुंह से ये बातें निकलना, इससे हमें पता चलता है इन मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक्स की अहमियत का, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का इस मार्के के बाद कि किस तरह पाकिस्तान इमर्ज हुआ है और इसकी वजह से पाकिस्तान के ग्लोबल रिलेशंस में भी बेहतरी आई है, और इसका जिक्र भी पीएफ के चीफ ने किया है कि इस मार्के के बाद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कद में इजाफा हुआ है। और उस वक्त ही हमने प्रेडिक्शन कर दी थी कि अमेरिका पाकिस्तान के करीब होगा, यूएस के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनका इंटरेस्ट वापस पाकिस्तान की तरफ आएगा, और ये हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो टॉप लेवल मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तानी लीडरशिप की। पीएफ चीफ के मुताबिक हम एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल और रीजनल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पर चैलेंजेस इवॉल्व होते जा रहे हैं, और इस हवाले से हमारी तैयारियां भी कंप्लीट होनी चाहिए। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या टेक्निक्स हमने इस्तेमाल की, और साथ ही उन्होंने फ्यूचर चैलेंजेस के हवाले से भी बात की कि उनको जहन में रखते हुए भी आपकी प्रिपेयर्डनेस फुल होनी चाहिए। इस हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट बात की उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की फुल स्पेक्ट्रम मल्टी डोमेन ऑपरेशन की, यानी उनके मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहली बार फुल स्पेक्ट्रम मल्टी डोमेन ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सारे एलिमेंट्स को एम्प्लॉय किया है। इसके साथ लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यानी ड्रोन्स वगैरह, किलर ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया है। For the first time in history, ladies and gentlemen, Pakistan Air Force conducted full spectrum multi-domain operation, employing element of space, cyber and electronic warfare, along with long-range vectors, unmanned aerial system, killer drones and loitering munitions. ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की अहमियत, आपके इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की अहमियत। सबसे पहले ज़रूरी होता है आपके सिस्टम की सीमलेस इंटीग्रेशन, उसके बाद आज के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौर में आप सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के काबिल होते हो, दुश्मन की एयर स्पेस पर विजिबिलिटी हासिल करते हो। और इसको कंफर्म किया था भारत के डिप्टी आर्मी चीफ ने जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को लाइव इंफॉर्मेशन मिल रही थी। अब ये डिबेटेबल है जो उन्होंने कहा कि चाइना उस वक्त दे रहा था, चाइना दे रहा था या नहीं दे रहा था। बात यह है कि पाकिस्तान के पास कंप्लीट अवेयरनेस थी भारतीय एयर स्पेस की, और पाकिस्तान ने इवन इंडियंस को ये भी कहा कि ये जो वेक्टर आप मूव कर रहे हैं इसको अभी आप रोक दें, हमारे रडार पर है और हम इसको तबाह बर्बाद कर सकते हैं। ये भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ ने उस वक्त कहा था, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और इंटीग्रेशन इन सारे सिस्टम्स की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी इंटीग्रेशन नहीं होगी तो आप सक्सेसफुल ऑपरेशन भी लॉन्च नहीं कर सकते।
और आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर में चंद सेकंड्स भी बहुत अहम होते हैं, और अगर आप कहीं इंटीग्रेशन में मार खा जाते हैं तो वो चंद सेकंड्स ही आपकी बर्बादी का सबब बनते हैं, जो हमने इंडियन एयरफोर्स के केस में देखा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल सीमलेस इंटीग्रेशन के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया है और उसमें अपनी AI और साइबर कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाया है। PF चीफ के मुताबिक हम फख्र महसूस करते हैं कि भारत के साथ ये जो एरियल बैटल हुई थी, ये मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे इंटेंस और लॉन्गेस्ट BVR बैटल थी बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसमें हमने PL-15 का इस्तेमाल किया जिसकी रेंज 200 किलोमीटर्स तक थी, जबकि भारत ये समझता रहा कि पाकिस्तानी मिसाइल्स की रेंज 150 किलोमीटर्स तक होगी, जबकि वो 200 किलोमीटर्स तक थी, जिन्होंने भारत को मजीद सरप्राइज किया। और अभी हमने जो रिसेंट वीडियोस बनाई हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से, उसमें भी PL-15 नस्ब किए जा सकेंगे। भारत के साथ मई के मार्के में J-10C में हमने PL-15 का इस्तेमाल किया था। This fierce aerial engagement is being regarded as one of the most intense and longest BVR versus BVR battles of modern aerial history, leaving the enemy skies silent for remaining parts of the conflict. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है PF चीफ का कहना कि मॉडर्न हिस्ट्री में ये सबसे लॉन्गेस्ट BVR बैटल थी, यानी इससे पहले एक्चुअल बैटल में शायद अमेरिकन एयरफोर्स ने भी इस रेंज की बैटल नहीं लड़ी, और पाकिस्तान ने इसको एग्जीक्यूट किया है बैटलफील्ड में और भारत के जहाज गिराए हैं 7 के करीब। उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान मिलिट्री के क्लेम को दोहराया कि हमने S-400 सिस्टम्स तबाह किए जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, और भारतीय मिलिट्री के मुतादिद कंट्रोल सेंटर्स और एयर बेसिस को उड़ाया है। PF upheld the legacy of fighting outnumber and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, unmanned aerial system with multiple solid evidence and electronic signatures, neutralizing state-of-the-art defense system, S-400 and command and control centers, and stuck their bases and ground assets deep into the enemy territory from north to south. पाकिस्तान एयरफोर्स की इन मल्टी डोमेन कैपेबिलिटीज के हवाले से 2019 में सबसे पहले भारतीय एनालिस्ट प्रवीण स्वाने ने हमें बताया था, और उस वक्त दुनिया हैरान हो गई थी क्योंकि उससे पहले आम लोगों को ये मल्टी डोमेन कैपेबिलिटीज का नहीं पता था, मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक्स का इतना अंदाज़ा नहीं था। और उस वक्त हम यही समझ रहे थे कि चलो ठीक है, अच्छी किस्मत थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी पायलट्स की, लेकिन उसके पीछे पूरी साइंस इन्वॉल्व थी जो कि प्रवीण स्वाने ने सबसे पहले बताई थी, और वो आज भी इस चीज़ को रो रहे हैं, और वो इंडियन मिलिट्री के हवाले से कह रहे हैं कि उनकी प्रिपेयर्डनेस उस तरह नहीं है, उनकी इंटीग्रेशन ही प्रॉपर नहीं है। PF चीफ का यहाँ कहना था कि वॉर का जो करैक्टर है वो चेंज हो रहा है तेजी से, वॉर की डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, और उस हवाले से हमारी तैयारी होना बड़ी ज़रूरी है। और उनके मुताबिक हम अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक अपनी फोर्स में मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, और इस हवाले से जितनी पॉसिबल अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों इस वीडियो में देखा है कि JF-17 ब्लॉक 3 में पाकिस्तान रशियन एडवांस इंजन लगाने का इरादा रखता है, और उस पर भारत ने एतराज़ात उठाए हैं कि जो इंजन्स भारतीय एयरक्राफ्ट्स को पावर करते हैं वो पाकिस्तान के अब मॉडर्न फाइटर जेट्स को पावर करेंगे जो पाकिस्तान इंडिजिनसली प्रोड्यूस करता है, यानी अपने पाकिस्तान के जहाज़ों में। और इसके अलावा अमेरिकन F-16 फाइटर जेट्स के लिए अमेरिकन ने AMRAAM मिसाइल्स की मंजूरी भी दे दी है, और वो भी जल्द पाकिस्तान को मिलेंगे। इसके अलावा JF-17 थंडर्स में कौन से एडवांस रेडार सिस्टम्स होंगे, BVR टेक्नोलॉजी, और दूसरी इसकी जो टेक्नोलॉजी है जो इसको सुपीरियर बनाएगी पिछले जहाज़ों से, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने बात की दूसरे की स्पेस एसेट्स के बारे में जो PF को पावर करते हैं, और एडवांस साइबर कैपेबिलिटीज जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने डेवलप की हैं मिलकर नेशनल एंड एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की मदद से। और इस इदारे के अंदर साइबर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने पर तेजी से काम हो रहा है, और यहाँ पर पूरा टेक्नोलॉजी का सेंटर है जहाँ पर AI का इस्तेमाल किया जाता है, नई साइबर टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जाता है, और इस इदारे के अंदर मजीद प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जो पाकिस्तान एयरफोर्स की ओवरऑल कैपेबिलिटी को बढ़ा देंगे। The smartly executed home-ground kill chain comprising indigenously developed unmanned system, EW and space assets, along with cyber capability,
developed in record time under the ambit of newly established National Aerospace Science and Technology Park, NASTAP, form the very core of PF's multi-domain operation strategy. ये एक पैराडाइम शिफ्ट है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, जिसके हवाले से एयरफोर्स चीफ ने नए इंजीनियर्स और पायलट्स को भी कहा कि आप एक नए दौर में एंटर हो रहे हैं। इस सेरेमनी में कुछ यंग सऊदी कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं, जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस पार्टनरशिप का मुंह बोलता सबूत है। सऊदी अरब के बहुत से फौजी पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमीज में ट्रेन होते हैं, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर आर्मी। इस हवाले से हमने एक और डेवलपमेंट देखी है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं वॉरियर्स के नाम से, और इन एक्सरसाइजेस का मकसद भी एडवांस टेक्निक्स को समझना है, मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। इस दफा हम वॉरियर एक्सरसाइजेस का 9th एडिशन देख रहे हैं, जिसमें काउंटर टेररिज्म पर स्पेशल फोकस है। और इन एक्सरसाइजेज में भी एक की एलिमेंट हमने देखा ड्रोन्स को ऑपरेट करने के हवाले से। आजकल हम देख रहे हैं कि पाक अफगान बॉर्डर वाली साइड पर मिलिटेंट्स बहुत से ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पाकिस्तान मिलिट्री भी अपने टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। और ये हमने क्लियरली देखा है कि आजकल एडवर्सरीज एक दूसरे पर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो घर हो या बैटलफील्ड हो। कोई घर में छुपा है या किसी जगह पर भाग रहा है। रशिया यूक्रेन जंग में हम ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं ड्रोन्स का इस्तेमाल, और कई जगहों पर तो बड़ी दर्दनाक फुटेज सामने आती है और वो रिलीज भी कर देते हैं कि एक सोल्जर बैठा हुआ है और उसके मुंह पे आके ड्रोन आया है और वो धमाके से फट गया है। तो ये वो मॉडर्न हथियार है जिसका इस्तेमाल और इसकी समझबूझ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है सोल्जर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब डेफिनेटली हैंड टू हैंड बैटल का स्कोप बहुत कम हो गया है। पहले ही जो गन्स वगैरह थी उन्होंने ऑलरेडी क्लोज रेंज वॉर का कॉन्सेप्ट बदल दिया है। फिर टैंक्स भी आ गए हैं, आपके मिसाइल्स हैं, और आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी पर सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। और जो इजरायली मेड हैरब ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भारत ने भेजे थे, वो तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म के ड्रोन्स हैं जो साइज़ में भी बड़े होते हैं। और ये ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स डिफरेंट रेंज में पाए जाते हैं, कोई थोड़े पैमाने पर बर्बादी करता है और कोई बड़े स्केल पर। तो इस वॉरफेयर को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं भारत वाली साइड पर देख रहा था कि वहाँ पर भी स्पेशल यूनिट्स तैयार की जा रही हैं कि ड्रोन्स को किस तरह मार गिराया जाए। एंटी ड्रोन गन्स तैयार की जा रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब आप एक हथियार तैयार करते हो उसका काउंटर भी मार्केट में आ जाता है। तो ड्रोन्स को ऑपरेट करना और दुश्मन के ड्रोन्स को गिराना, ये भी सारी मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स में शामिल है। और इन एक्सरसाइजेज में इस डोमेन पर स्पेशल फोकस है पाकिस्तान और चाइनीज फोर्सेस के दरमियान जो हो रही हैं, और ये पूरे दिसंबर के महीने तक जारी रहेंगी, जहां पर फोर्सेस को एक दूसरे से सीखने का बहुत मौका मिलेगा और इसके साथ ही मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक्स को समझने में भी मदद मिलेगी। और डेफिनेटली फिर इसी हिसाब से आपकी नई डिविजन्स, नए यूनिट्स तैयार किए जाएंगे जो कि स्पेशलाइज्ड होंगे ड्रोन ऑपरेशंस के हवाले से या दूसरे मॉडर्न टेक्निक्स के हवाले से। इससे हमें एक और चीज़ का पता चलता है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं, और ये पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं। इस एक्सरसाइजेस की ओपनिंग सेरेमनी में मंगला कोर के कमांडर मौजूद थे, और चाइना की तरफ से मेजर जनरल बियान शाओमिंग, जो कि चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं। पाकिस्तान और चाइना अक्सर ज्वाइंट एंटी टेरर ड्रिल्स करते हैं नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में, जो कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म फैसिलिटी है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के हवाले से एक और चीज़ पर बड़ी बहस हो रही है पूरी दुनिया में, स्पेशली ये जो आपकी डेवलपिंग वर्ल्ड है, पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक, ये अब थिएटराइजेशन की बात कर रहे हैं, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। चाइना और अमेरिका थिएटराइजेशन को अचीव कर चुके हैं, यानी मिलिट्री थिएटर कमांड्स। एरिया स्पेसिफिक, एरिया को देखते हुए आप एक ऐसी कमांड बनाते हैं जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अभी पाकिस्तान और भारत का जो मौजूदा आर्मी स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक आर्मी अपनी डोमेन में काम कर रही है, एयरफोर्स अपनी और नेवी अपनी, और वक्त पड़ने पर हालत जंग में ये एक दूसरे की मदद को आते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं हैं। वो भी वक्त के साथ साथ किसी हद तक किए होंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसको एक लीगलाइज शक्ल दी जा रही है दोनों ममालिक के अंदर, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए और ज्वाइंट कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, यूनिफिकेशन बढ़ाने के लिए।
ताकि जंग के दौरान अप्रूवल का टाइम कम हो, एक कमांडर हो एक थिएटर का जो कि सारे मामलात को मैनेज करे। हमने इस वीडियो में देखा था कि भारत वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड और सदर्न कमांड पर काम कर रहा है और वेस्टर्न कमांड होगी पाकिस्तान स्पेसिफिक, यानी वेस्टर्न थिएटर कमांड का अगर कमांडर डिसाइड करता है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा तो उस एरिया के जो नेवल और एयरफोर्स के एसेट्स होंगे वो उस कमांडर की मदद करेंगे और वो उनको ऑर्डर देगा, उसको एयरफोर्स के चीफ से अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी। वो जो कमांडर होगा उस थिएटर का, उस रीजन का, वही फैसला करेगा कि हमने पाकिस्तान पर या इस स्पेसिफिक रीजन पर हमला करना है। और चाइना से अगर कोई थ्रेट ये फेस करेंगे तो जो चाइना सेंट्रिक कमांड होगी वो उसको देखेगी और जो कमांड पाकिस्तान के लिए मुख्तस होगी वो चाइना वाले मैटर्स को नहीं देखेगी। यानी थिएटराइजेशन का प्रोसेस जिस तरह यूएस आर्मी ने किया हुआ है, सेंटकॉम इस रीजन को देखती है, सेंटकॉम का कमांडर उसको कुछ नहीं पता कि पैसिफिक के पानियों में क्या हो रहा है। तो ये भी चीज़ हम देख रहे हैं मिलिट्रीज़ के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में ये बहस छेड़ रही है कि किस तरह यूनिफाई किया जाए तमाम ब्रांचेस को, तमाम सर्विसेज को, और इसके चैलेंजेस भी हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए थे कि वो क्या हो सकते हैं। इस हवाले से भारत 2020 में CDS का ऑफिस कायम कर चुका है और पाकिस्तान में CDF का ऑफिस कायम होने जा रहा है। इसलिए आजकल मिलिट्रीज के अंदर AI और साइबर कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करने के लिए इन्वेस्टमेंट पर बातचीत हो रही है कि पहले हम कन्वेंशनल तरीके से आर्मीज को ग्रो करते थे, अब मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं और वो इन्वेस्टमेंट मांग रही हैं। और डेफिनेटली इन मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स पर काम किए बगैर आप आजकल की जंग नहीं लड़ सकते, आप बुरी तरह से हार जाएंगे, जो हमने इंडियन एयरफोर्स के केस में देखा है। इसीलिए अब मिलिट्रीज के अंदर डेडिकेटेड साइबर कमांड्स पर काम हो रहा है। साइबर कमांड्स बनाई जा रही हैं जिनका सिर्फ काम सॉफ्टवेयर के हवाले से है, साइबर के हवाले से है, AI के इस्तेमाल करने के हवाले से है। और इस डोमेन में देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है और फुली मॉडर्न टेक्निक्स को एक्वायर कर रही है और उसके रिजल्ट्स फिर हमें बैटलफील्ड में भी नज़र आते हैं। आज के साइबर वॉरफेयर के दौर में डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है दुश्मन की जानिब से, तो इसलिए डेटा की प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। एडवांस डेटा सेंटर्स की ज़रूरत है और जिस लेवल की साइबर एक्टिविटी देख रहे हैं हम मैदान जंग में वो अनप्रेसिडेंटेड है और इसका इस्तेमाल इजरायली मिलिट्री की तरफ से भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और उसके ज़रिए वो सक्सेसफुली अपने ऑपरेशंस कैरी कर रहे हैं पूरे मिडल ईस्ट के अंदर। उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने हुसीस को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को उड़ाकर रख दिया है, ईरान के मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक हलकों को परेशान करके रख दिया है, उन्होंने सीरिया के अंदर अपने तमाम खतरात को ख़त्म कर लिया है। वो पेजर धमाकों वाला वाक़या तो आपको याद होगा कि इजराइल ने किस तरह प्रोडक्शन लेवल पर पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया और फिर रिमोट कंट्रोल के ज़रिए उसको उड़ा दिया। और जिस तरह इस्माइल हानिया की असैसिनेशन की ईरान के अंदर, तेहरान कैपिटल में एक डिप्लोमेटिक एरिया के अंदर, वो भी माइंड बॉगलिंग था। और फिर ईरान की जंग में जिस तरह इन्होंने ईरान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाया वो भी देखने के काबिल था। फिर आप एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिफाई करते हो, उनको हैक करके, उनको नकारा बनाकर। और ये चीज़ आपको बताती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की अहमियत कि आजकल हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है और अगर आपको उसके बैक लिंकिंग या डेटा लिंकेजेस का पता लग जाता है तो आप मैदान जंग में सुपीरियॉरिटी हासिल कर जाते हो। और जिस तरह इन्होंने ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया हुआ है पास्ट में, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल करके रिमोट कंट्रोल के जरिए एग्जीक्यूट किया गया है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ओवरऑल पाकिस्तान और इंडिया का अगर मवाजना किया जाए तो मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक्स को कौन ज़्यादा अग्रेसिवली अडॉप्ट कर रहा है, पाकिस्तान या भारत? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।